अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज क्राइम सिटी की एपिसोड नंबर 5 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए मुलाहिजा फरमाइए। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर इमरान चौंक पड़ा। वो इस वक्त ऑलैंड के शहर रोस्टन के एक 3 स्टार होटल में था। सीक्रेट सर्विस के रवाना होने से पहले ही वो रोस्टन आ गया था। रोस्टन पहुंचने के लिए इसने अपनी इजाद करदा 3 तहों वाला मखसूस मेकअप किया था। मैडम ब्लैक और इसके सैनिकिस्ट के बारे में खासी मालूमात रखता था। इसे मालूम हो गया था कि गेट सैनिकिस्ट ऑलैंड आने वाली तमाम परवाज़ों को साइंसी रेस से चेक करते हैं और इन रेस की मदद से उन्हें फौरन पता चल जाता था कि कौन मेकअप में है और कौन नहीं। ऑलैंड में दूसरे ममालिक के एजेंट्स ने भी मेकअप में जाने की कोशिश की थी, मगर इन एजेंट्स को या तो जहाज में ही कत्ल करा दिया जाता था या फिर ऑलैंड पहुंचने से पहले ही गायब कर दिया जाता था। फिर इनकी वहाँ लाशें ही दस्तयाब होती थी। इमरान को ये सारी मालूमात ऑलैंड के एक शख्स ने दी थी जो मुजिब तंजीमों की खुफिया मुखबरी का काम किया करता था। यही वजह थी कि इमरान ने ऐसा मेकअप किया था जो उन रेस से पकड़ा ना जा सकता। फिर वही हुआ, इमरान इत्मीनान से ऑलैंड पहुंच गया। ऑलैंड में इमरान जिस होटल में ठहरा था उसका नाम ब्रास होटल था। इसे कमरा नंबर 417 दिया गया था। इमरान के पास मुख्तसर सा सामान था जो एक ब्रीफ केस में था। सीक्रेट सर्विस के वहां पहुंचने से पहले ही इमरान गेट सैनिकिस्ट के क्राइम सिटी में दाखिल होने के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर लेना चाहता था। इसने जूलिया को एक जदीद ट्रांसमीटर डिवाइस दे रखी थी जिससे वो इमरान यानी एक्स्ट्रो को कभी भी और कहीं भी कॉल कर सकती थी। इमरान जूलिया और इसके साथियों को इस मामले में आगे रखना चाहता था, मगर कवर के तौर पर इनसे इनके साथ रहना जरूरी था। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि मैं इमरान को मौत के मुंह में जाने का कहकर इमरान आराम से बैठा रहता, इसलिए वो अकेला ही इनसे पहले वहां पहुंच गया था। आमद और रफ्त के जराये के साथ साथ इमरान इनके चेकिंग सिस्टम के बारे में भी मालूमात हासिल कर रहा था, इसलिए वो होटल में बहुत कम ठहरता, सारा दिन भाग दौड़ के बाद रात गहल लौटता था। इस वक्त इस पर शदीद थकावट तारी होती, लिहाजा वो बिस्तर पर गिर जाता और लंबी दान कर सोता। अभी वो सुबह सोकर उठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इमरान ने फौरन घड़ी की तरफ देखा जहां दिन के 8 बज रहे थे। कौन हो सकता है इस वक्त, इमरान ने हैरान होकर सोचा। यहाँ मुकम्मल तौर पर खामोशी से काम कर रहा था, इसके बारे में वहाँ कोई नहीं जानता था। वो सुबह का नाश्ता और खाना बाहर ही खाता था। बस होटल से बाहर जाने से पहले वो कमरे की चाबी काउंटर पर दे जाता था ताकि इसकी गैर मौजूदगी में कमरे की सफाई सुथराई का काम किया जा सके। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई तो इमरान उठकर बैठ गया। कौन है, इमरान ने दरवाजे की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में पूछा। पुलिस, दरवाजा खोलो, बाहर से कड़कदार आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। पुलिस? क्या मतलब? पुलिस का यहाँ क्या काम? इमरान ने बड़बड़ाते हुए सोचा और बिस्तर से उतर आया। 2 मिनट में लिबास तब्दील करके आ रहा हूँ, इमरान ने फिर कहा और बगैर जवाब सुने वो जूते बदलकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। फिर 2 मिनटों बाद वो लिबास बदलकर बाहर आया और बैरूनी दरवाजे के पास आकर इसने दरवाजा खोल दिया। बाहर वाकई एक भारी जिस्म और बड़े चेहरे वाला पुलिस ऑफिसर और इसके साथ 4 सिपाही खड़े थे। बहुत देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में, पुलिस ऑफिसर ने उसे घूरते हुए कहा। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए देर हो गई, इमरान ने मुंह फुलाते हुए कहा। दरवाजे से हटो, अंदर आने दो हमें, पुलिस ऑफिसर ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, कि आपको भी वॉशरूम जाना है? इमरान ने कहा। बको मत, हम तुम्हारे कमरे का जायजा लेने आए हैं, हम यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आए, पुलिस ऑफिसर ने हाथ उठाकर इसे मजीद बोलने से रोकते हुए कहा। तो आप क्या करने आए हैं? इमरान ने हैरानी से आंखें पटपटाते हुए कहा। वो पीछे हट गया तो पुलिस ऑफिसर और इसके 4 साथी अंदर आ गए। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, पुलिस ऑफिसर ने इमरान की बात पर तवज्जो दिए बगैर अपने साथियों से कहा। तलाशी? क्या मतलब, आप मेरे कमरे की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? इमरान ने चौंक कर कहा। अभी बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? पुलिस ऑफिसर ने इसकी तरफ घूमते हुए कहा। सिपाही फौरन कमरे में बिखर कर अपने काम में जुट गए। मेरा नाम ओस्लो जॉनसन है, मैं क्रेस टाउन से आया हूँ, इमरान ने कहा। ओस्लो जॉनसन, क्रेस टाउन, अपने कागजात दिखाओ, पुलिस ऑफिसर ने करख्त लहजे में कहा। मगर इमरान ने एहतजाजी लहजे में कुछ कहना चाहा। जो कह रहा हूँ वो करो मिस्टर, मेरा नाम इंस्पेक्टर बॉगरास है और इंस्पेक्टर बॉगरास के सामने अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। लेकिन मुझे तो नहीं आ रहा पसीना, इमरान ने कहा। इंस्पेक्टर बॉगरास इसे तेज नजरों से घूरने लगा। कल रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक तुम कहाँ थे? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। वॉशरूम में, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। क्या बकवास है, जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो, पुलिस ऑफिसर ने गुस्सीले लहजे में कहा। सही सही तो कह रहा हूँ, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम 6 घंटे वॉशरूम में थे? पुलिस ऑफिसर ने गुर्राते हुए कहा। हाँ, मैं नहाने के लिए ठीक 10 बजे वॉशरूम में गया था और मैंने अपने सारे जिस्म पर साबुन लगा लिया था। जब साबुन धोने के लिए मैंने शॉवर खोला तो पता चला पानी ही नहीं है। मैंने बारी बारी सारी नल चेक की मगर किसी एक में भी पानी नहीं आ रहा था। चुनाचा मुझे मजबूरन इसी तरह रहना पड़ा। फिर ठीक 6 घंटे बाद ना सिर्फ शावर बल्कि दूसरे नलों में भी पानी आ गया। तब मैंने अपने जिस्म से रगड़ रगड़ कर साबुन साफ किया जो इन 6 घंटों में सूख चुका था। इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है कि तुम कल रात अपने कमरे में ही थे? पुलिस ऑफिसर ने सर झटकते हुए कहा। कमरे में नहीं, वॉशरूम में, और कोई नहीं, अलबत्ता वॉशरूम में इस बात की गवाही जरूर दे सकता है कि मैं वहीं था।
इमरान ने कहा, और पुलिस ऑफिसर उसे ऐसी नजरों से घूरने लगा जैसे उसे इमरान की दिमागी हालत पर शक हुआ था। इसका मतलब है रात के वक्त तुम अपने कमरे से बाहर नहीं गए थे? पुलिस ऑफिसर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान ने इनकार में सारी लाते हुए कहा। बाहर राहदारी में तुमने किसी किस्म की कोई आवाज सुनी थी? पुलिस ऑफिसर ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने कहा। इसके लहजे में कदर संजीदगी आ गई थी। तुम्हारे साथ वाले कमरे और इससे 2 अगले कमरों में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। उन्हें रात को किसी ने गोलियां मारकर हलाक किया है। अब सोचकर बताओ, क्या रात के किसी पहर तुमने फायरिंग की आवाज सुनी थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। नहीं, मैंने फायरिंग की कोई आवाज नहीं सुनी। किन को कत्ल किया गया है? इमरान ने पूछा। वो वाकई रात अपने कमरे में ही था, मगर इसने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी जिससे इससे शायबा होता कि रात इसके साथ वाले कमरों में फायरिंग की गई है। हाँ, वो गैर मुल्की सियाह थे, 4 अफराद। उन्हें बाकायदा ब्रस्ट मारकर हलाक किया गया है। और आप यहाँ कातिल और आले कत्ल ढूंढने आए हैं? इमरान ने इनकी तरफ देखते हुए तंज भरे लहजे में कहा, क्योंकि जिस तरह सिपाही इसके कमरे की एक एक चीज उलट पुलट कर रहे थे, इसे यही लग रहा था कि उन्हें किसी खास चीज की तलाश है। हाँ, जाहिर है कत्ल तुम्हारे बगल वाले कमरे में हुआ है, और बेतहाशा फायरिंग के नतीजे में भला ये कैसे मुमकिन है कि तुमने कोई आवाज ही ना सुनी हो? पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा। हो सकता है फायरिंग करने वालों ने अपनी गनों पर साइलेंसर्स लगा रखे हों। इमरान ने अपना ख्याल पेश किया। हाँ, ये मुमकिन है, मगर इनमें से कोई एक चीखा तो होगा। तुमने यकीनन चीखने की आवाजें भी नहीं सुनी होंगी, पुलिस ऑफिसर ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि मरने वालों ने भी गलों में साइलेंसर्स लगा रखे हों। साइलेंसर लगे गलों में किसी की भी चीख नहीं निकलेगी, इमरान ने अपनी दानिश में कहा। तो पुलिस ऑफिसर इसे घूर कर रह गया। इस वक्त तक सिपाही अपने कामों से फारिग हो चुके थे। उन्होंने ऑफिसर को बता दिया कि उन्हें कमरे से कुछ भी नहीं मिला, जिसका मतलब था कि वो दूसरे कमरों की तलाशियां भी ले चुके हैं। अलबत्ता एक सिपाही ने इमरान का ब्रीफ केस उठा लिया था जो बंद था। उसने ब्रीफ केस पुलिस ऑफिसर को दे दिया। इसमें क्या है? पुलिस ऑफिसर ने इमरान से पूछा। मेरे चंद कपड़े, शेव का सामान और जरूरत का दूसरा सामान, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। खोलो उसे, मैं देखना चाहता हूँ, पुलिस ऑफिसर ने ब्रीफ केस करीब पड़ी टेबल पर रखते हुए कहा। मेरी बात को यकीन कीजिए, मेरे ब्रीफ केस में आपके मतलब का कोई सामान नहीं, इमरान ने इल्तजा की। खोलो इसे अभी फौरन, पुलिस ऑफिसर ने आंखें दिखाते हुए कहा। यह ब्रीफ केस चाबी से खुलता है, इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। मैं जानता हूँ, कहाँ है इसकी चाबी? पुलिस ऑफिसर ने होंठ चबाते हुए कहा। वॉशरूम में, इमरान ने कहा। तो पुलिस ऑफिसर गुर्रा कर रह गया। चाबी का वॉशरूम में क्या काम? देखो मिस्टर ओस्लो, या जो भी तुम्हारा नाम है, मेरे साथ उड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे बेहद शराफत से पेश आ रहा हूँ। अगर मैंने शराफत छोड़ दी तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, पुलिस ऑफिसर ने गस्तीले लहजे में कहा। अरे आप शराफत ना छोड़ें, आप यही रुके, मैं अभी वॉशरूम से जाकर चाबी ले आता हूँ। इमरान ने मजीद कुछ नहीं कहा और तेज से चलता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में चंद चाबियां थी। ये देखिए, मैंने सच कहा था ना कि चाबी वॉशरूम में ही है। पुराने कपड़ों की जेब में इमरान ने खुश होते हुए ऐसे अंदाज में कहा जैसे वॉशरूम से चाबियां लाकर इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ठीक है, ब्रीफ केस खोलो, ऑफिसर ने झटक कर कहा। इमरान मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इसने ब्रीफ केस की लाक में चाबी घुमाई। इसे घुमाकर इसने लाक खोल दिया और दूसरे लाक में चाबी लगाने लगा तो पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक दिया। दूसरे लाक में तुम चाबी लगाकर ब्रीफ केस को खोलो, पुलिस ऑफिसर ने दूसरे सिपाही को हुक्म दिया। पुलिस ऑफिसर ने अपने एक साथी को यह कहा तो उसका अंदाज शक्की था, जैसे इमरान ब्रीफ केस खोलकर अचानक इसमें से कोई बम निकालकर इन पर फेंक देगा। इमरान ने सारी लाया और ब्रीफ केस मेज पर आगे धकेल दिया। एक सिपाही आगे बढ़ा, इसने झुककर दूसरे लाक में चाबी घुमाई, फिर इसने ब्रीफ केस खोल दिया। जैसे ब्रीफ केस खुला, ना सिर्फ 2 सिपाही बल्कि पुलिस ऑफिसर इमरान सभी बुरी तरह उछल पड़े। ब्रीफ केस में चंद तय किए हुए कपड़े, एक मशीन पिस्टल, चंद मैगजीन और 4 फोटोग्राफ्स थे। मशीन पिस्टल पर बाकायदा तौर पर साइलेंसर फिट था। ये देखकर पुलिस ऑफिसर ने फौरन हॉलिस्टर से अपना रिवॉल्वर निकालकर इमरान की तरफ कर दिया। ये सब क्या है? पुलिस ऑफिसर ने गुर्राते हुए पूछा। इमरान भी आंखें फाड़ फाड़ कर मशीन पिस्टल और फोटोग्राफ्स को देख रहा था जो यकीनन इसके नहीं थे। ये मेरे ब्रीफ केस में कहां से आ गए? इमरान ने कहा। इसके लहजे में शदीद हैरत थी। ये तो तुम ही बताओगे ना, पुलिस ऑफिसर ने तंजिया लहजे में कहा। हैरत है, कोई मेरे कमरे में आया है, उसने मेरे ब्रीफ केस को भी खोला है और इसमें ये मशीन पिस्टल और तस्वीरें रखी हैं। इस बात का मुझे बिल्कुल कोई इल्म नहीं, इमरान ने हैरत की शिद्दत से कहा। मेरे सामने ड्रामेबाजी मत करो मिस्टर ओस्लो, तुम्हारी हकीकत खुल गई है, पुलिस ऑफिसर ने गुर्राते हुए कहा। कैसी हकीकत? इमरान ने चौंक कर कहा। होटल में जिन 4 अफराद को कत्ल किया गया है, ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। ये चारों वही हैं? इमरान के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकला। हाँ, और ये मशीन पिस्टल भी वही है जिससे इन चारों का कत्ल किया गया है, और इन सब चीजों का तुम्हारे पास से बरामद होना इस बात का सबूत है कि तुमने ही इन चारों को रात को कत्ल किया है। मिस्टर ओस्लो जॉनसन, मैं तुम्हें 4 गैर मुल्की सियाहों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अरेस्ट हिम। पुलिस ऑफिसर ने अपने 4 सिपाहियों को इमरान को अरेस्ट करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ रेड फॉक्स और लेडी सारथा अपने S1 क्लब के तय खाने में अपने मखसूस बड़े और शानदार से सजे हुए ऑफिस में बैठी थी। इसने सर को अपनी कुर्सी की पुष्ट पर लगा रखा था। इसी लम्हे मेज पर पड़े मुख्तलिफ रंगों के टेलीफोनों में से नीले रंग के एक फोन की घंटी बजी तो रेड फॉक्स चौंक कर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। इसने हाथ बढ़ाकर फौरन फोन कान से लगा लिया। यस, रेड फॉक्स हियर, रेड फॉक्स ने अपने मखसूस लहजे में कहा। मैडम ब्लू स्पीकिंग, दूसरी तरफ से गुर्राती हुई आवाज आई।
तुम ने अभी तक ग्रेट लैंड के एजेंट्स के बारे में मुझे रिपोर्ट नहीं दी। मैडम, मुझे मैडम ब्लैक ने एक और काम पर मामूर कर दिया था, इसलिए मैं आपको बर वक्त रिपोर्ट नहीं दे सकी। रेड फॉक्स ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। मैडम ब्लैक? क्या मतलब है? क्या मैडम ने खुद तुमसे राब्ता किया था? दूसरी तरफ से मैडम ब्लू की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। यस मैडम, रेड फॉक्स ने कहा। ओह ठीक है, बहरहाल बताओ ग्रेट लैंड के एजेंट्स का खात्मा हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ से मैडम ब्लू ने पूछा। यस मैडम, मैंने इन चारों को हलाक कर दिया है। तफसीलात बताओ, दूसरी तरफ से मैडम ब्लू ने फिर पूछा। इनके बारे में मुझे इत्तलात मिली थी कि इन एजेंट्स का ताल्लुक स्टार क्लब के ब्लैक रॉस्कल से है। वो इन एजेंट्स को केट सैंडिकस के बारे में खुफिया मालूमात मुहैया कर रहा है। ब्लैक रॉस्कल का जॉन के कॉस्टन में आना जाना था और वो आपके साथ दरगुजर से डीलिंग करता था, इसलिए शायद इस बारे में ग्रेट लैंड के एजेंट्स को इल्म हो गया था। ग्रेट लैंड के एजेंट्स ने इसे भारी रकम देकर अपने साथ मिला लिया था। इसने इन एजेंट से वादा किया था कि उन्हें हर मुमकिन तरीके से कॉस्टन में दाखिल करा देगा। मैंने इससे अपने तरीके से इन एजेंट्स के बारे में हकीकत उगलवाई। वो चारों एजेंट दारुल हुकूमत के ब्रास होटल में मुख्तलिफ नामों से ठहरे हुए थे। मैंने मेकअप करके इसी होटल में एक कमरा किराए पर हासिल किया और रात को इनके कमरों में जाकर उन्हें साइलेंसर्स लगे मशीन पिस्टल से हलाक कर दिया। रेड फॉक्स ने तफसीलात बताते हुए कहा। गुड, तुमने वहां अपना कोई निशान तो नहीं छोड़ा ना? मैडम ब्लू ने पूछा। नहीं मैडम, मैंने इंतहाई मोहतात अंदाज में काम किया है। गुड, इनकी हलाकत बहुत लाजमी थी। अच्छा ये बताओ कि मैडम ब्लैक ने तुमसे क्या कहा था? सॉरी मैडम, वो उनका जाती मामला, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती, रेड फॉक्स ने साफ लहजे में कहा। ओके ठीक है मैडम, अभी तक मेरे अकाउंट में, रेड फॉक्स ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ा। फिक्र मत करो, मैं आज ही सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगी। दूसरी तरफ से मैडम ब्लू बोली। थैंक यू सो मच मैडम। ओके, दूसरी तरफ से मैडम ब्लू ने कहा और इसने रेड फॉक्स का जवाब सुने बगैर ही रिसीवर रख दिया। रेड फॉक्स ने राब्ता मुनक़ता होते ही एक तवील सांस ली और रिसीवर टेबल पर रख दिया। जैसे ही इसने रिसीवर रखा, इसी लम्हे एक बार फिर फोन की घंटी बज उठी। यस, रेड फॉक्स ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हावर्ड बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस हावर्ड, बोलो, कोई रिपोर्ट? यस मैडम, ये कहकर हावर्ड मैडम रेड फॉक्स को पूरी रिपोर्ट देने लगा। ओके, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? सारी रिपोर्ट सुनकर रेड फॉक्स ने कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से हावर्ड ने मुद्दिबाना लहजे में कहा। गुड, काम पूरा करने के बाद मुझे दोबारा कॉल करना। ये कहकर रेड फॉक्स ने रिसीवर रख दिया। तो खेल शुरू हो गया है। गुड, अब मजा आएगा, रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट बेहद जहरीली और तंज थी। अभी थोड़ी देर हुई थी कि मेज पर बड़ा ट्रांसमीटर बजने लगा। रेड फॉक्स ने एक बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो 61 कॉलिंग। हेलो हेलो, दूसरी तरफ से मुसलसल कहा जा रहा था। यस, रेड फॉक्स स्पीकिंग। रेड फॉक्स ने ट्रांसमीटर का एक और बटन दबाकर कहा। ओ मैडम, मैंने आपको एक अहम इत्तला देने के लिए कॉल की है। दूसरी तरफ से 61 ने कहा। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैडम, कमरा नंबर 470 में रहने वाले मिस्टर ओस्लो जॉनसन ही वो इंसान है जिसने रात ब्रास्ट होटल में 4 गैर मुल्कियों को हलाक किया था। दूसरी तरफ से 61 ने इत्तला दी। और कुछ? रेड फॉक्स ने उसी अंदाज में पूछा जैसे इस इत्तला में इसकी कोई दिलचस्पी ना थी। यस मैडम, पुलिस ने इसके ब्रीफ केस से वो मशीन पिस्टल भी बरामद कर लिया है जिससे 4 गैर मुल्कियों को कत्ल किया गया था और इसके ब्रीफ केस से इन 4 गैर मुल्कियों की तस्वीरें भी बरामद हुई है। क्या पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है? रेड फॉक्स ने पूछा। नहीं मैडम, इससे पहले कि पुलिस इसे गिरफ्तार करती वो इन्हें बेहोश करके निकल गया। दूसरी तरह से 61 ने कहा। तो इस बार रेड फॉक्स चौंकी। ओह, क्या ये कंफर्म है कि वो पुलिस को चकमा देकर निकल गया है? यस मैडम, पुलिस इसके कमरे में ही थी कि ओस्लो जॉनसन ने वहां एक ऐसी गैस फेंक दी जिससे वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर इसके 4 सिपाही फौरन बेहोश हो गए। इसका फायदा उठाकर ओस्लो जॉनसन वहां से निकल गया। 61 ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, मैं हैंडल करती हूँ, रेड फॉक्स ने कहा और इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसने फौरन ट्रांसमीटर को दोबारा ऑन किया और इस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते ही इसने एक बटन मुसलसल प्रेस करना शुरू किया। हेलो मैडम कॉलिंग। हेलो, इसने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस मैडम, बर्कले स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मुद्दिबाना आवाज उभरी। बर्कले, इमरान होटल ब्रास से पुलिस को चकमा देकर निकल गया है। यस मैडम, मैं जानता हूँ, दूसरी तरफ से बर्कले ने कहा। जानते हो तो तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने फॉक्स ने कदरे गुस्से लहजे में कहा। सॉरी मैडम, मैं बदस्तूर उसे मॉनिटर कर रहा हूँ, वो अजीबो गरीब काम कर रहा है। मैं सोच रहा था कि वो अपना काम मुकम्मल कर ले तो मैं आपको इत्तला करूँ। अजीबो गरीब काम? क्या काम कर रहा है वो? मैडम, इसने पुलिस की मौजूदगी में बड़ी सफाई से अपनी जेब से एक कैप्सूल निकाला और उसे तोड़ डाला। कैप्सूल टूटते ही पुलिस ऑफिसर्स के साथी बेहोश होकर वहीं गिर गए। इसके बाद उसने कमरे में से एक और मेकअप किया और होटल के फायर एग्जिट में से बाहर निकल गया। फिर वो मेन डोर से वापस इसी होटल में आया और इसने एक नए नाम से इसी होटल में एक और कमरा बुक कराया और उसी कमरे में आ गया। उधर होश में आकर पुलिस बड़ी शद्दोमत से ओस्लो जॉनसन को ढूंढ रही थी। इमरान ने कुछ देर दूसरे कमरों में इंतजार किया, फिर वो एक और मेकअप करके कमरे से बाहर निकल आया। इसके बाद वो खामोशी से इन कमरों में गया जहाँ पे 4 गैर मुल्की कत्ल हुए थे। वहां जाकर इसने कमरों का निहायत बारीक बिनी से जायजा लिया। इसके बाद वो इस कमरे में भी गया जहाँ वो खुद ओस्लो जॉनसन के नाम से ठहरा हुआ था। फिर वो इस कमरे से भी निकल आया। इस कमरे से इसने एक खुफिया जगह से छोटी सी मशीन निकाली। मशीन लेकर वो वापस अपने कमरे में आ गया। फिर इसने ब्रीफ केस के खुफिया खाने में नीले शीशों वाला एक चश्मा निकालकर आंखों पर लगाया और इस मशीन का एक तार निकालकर इसने इस चश्मे के सिरे पर लगा दिया।
फिर इसने मशीन और चश्मा ब्रीफ केस में रख दिया और कमरे को लॉक लगाकर होटल से बाहर आ गया। अब इस वक्त वो एक टैक्सी में है और उसकी टैक्सी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रही है। एक सड़क पर उतरकर उसने एक पब्लिक बोर्ड से किसी को फोन भी किया था। फोन करते वक्त उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी, जिसकी वजह से ऐसे सिस्टम इसकी आवाजें मुझ तक नहीं पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं जान सका कि इसने कहाँ फोन किया था और क्या बात की थी। बर्कले ने सारी तफसीलात रेड फॉक्स को बताई। मशीन, चश्मा, ओ कहीं वो चश्मा ब्लू विजन तो नहीं था? रेड फॉक्स ने चौंकते हुए कहा। ब्लू विजन? मैडम मैं इस चश्मे के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी तरफ से बर्कले ने कहा, जब इसने मशीन का तार चश्मे से मुंसलिक किया था तो क्या तुमने चश्मे के ग्लासेस को डार्क ब्लू होते देखा था? रेड फॉक्स ने पूछा। यस मैडम, ग्लासेस डार्क ब्लू हुए थे। इस पर चश्मे के फ्रेम पर हल्की हल्की सुर्ख रोशनी भी चमक रही थी, बर्कले ने मजीद बताया। तो रेड फॉक्स ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। तो इमरान अपने कमरे में नाइट व्यू कैमरा लगा रखा था ताकि वो अपने कमरे पर नजर रख सके। हो सकता है मैडम, मगर इसने ऐसा क्यों किया था? क्या इसे मालूम था कि आप इसके कमरे में जाने वाली हैं? दूसरी तरफ से बर्कले ने पूछा। यही मैं सोच रही हूँ, अपने कमरे में इस तरह नाइट व्यू कैमरा लगाने का क्या मकसद हो सकता है? रेड फॉक्स ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ओह, अचानक दूसरी तरफ से बर्कले के मुंह से चौंकती हुई आवाज आई। क्या हुआ बर्कले, क्या हुआ? रेड फॉक्स ने बर्कले की ओ सुनकर बुरी तरह चौंकते हुए कहा। मैडम, इमरान जिस टैक्सी में सफर कर रहा था वो टैक्सी S1 क्लब के सामने रुक गई है। दूसरी तरफ से बर्कले ने तेज लहजे में कहा। S1 क्लब? क्या मतलब? रेड फॉक्स ने और ज्यादा चौंकते हुए कहा। यस मैडम, वो आपके क्लब की तरफ आ रहा है। बर्कले ने जवाब दिया तो रेड फॉक्स की पेशानी पर लातादार शिकने आ गई। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं S1 क्लब में हूँ? रेड फॉक्स ने परेशानी के आलम में कहा। मैं नहीं जानता मैडम। ओके, S1 क्लब में दाखिल होते हुए तुम्हारी स्क्रीन से आउट हो जाएगा। बहरहाल वो यहाँ आ रहा है, अब मैं खुद ही इसे संभाल लूंगी, रेड फॉक्स ने जल्दी से कहा। और ये कहते ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ इमरान आओ, तुम यहाँ मेरे पास आकर बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हो। मैं चाहती तो तुम्हें तुम्हारे होटल में उसी वक्त हलाक कर सकती थी जब मैंने ग्रेट लैंड के एजेंट्स को हलाक किया था, मगर खैर कोई बात नहीं। जो काम मैंने वहां नहीं किया वो मैं यहाँ सर अंजाम दूंगी। तुम जैसे चालाक और खतरनाक इंसान को जिंदा रखना बहुत ही खतरनाक बात है, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। तुम्हें मरना होगा, हर सूरत में, हर हाल में, रेड फॉक्स ने होंठ चबाते हुए कहा। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी किस्त नंबर 5 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द किस्त नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और आखिर में हमारी आप सबसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।